नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भूगोल की स्पेशल सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं उन मिट्टियों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक भारत का प्राकृतिक मैप है और इस भारत में पूरे भारत में किस जगह पे किस स्टेट में हमारी कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इस भारत के अंतर्गत हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे थे वो टॉपिक हमारा जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो थी भारत की मिट्टियाँ। अगर हम इसकी बात करते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, देखिए ये टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको मैंने दो मिट्टियों के बारे में बता दिया था। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपकी जो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और एक चीज़ और कि 5 और 8 एक्चुअली में 5 मिट्टी और 8 मिट्टी में लोगों का कंफ्यूजन होता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि पूरे जो भारत में है वो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ना कि 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इसके बारे में इसका जो प्रमाणिक तथ्य दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था आपकी ICAR। ये एक संस्था है, ये 16 जुलाई 1929 को स्टेबलाइज्ड हुई थी, मतलब 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो उस समय हेडक्वार्टर था वो आपका दिल्ली था। जबकि करंट की अगर हम बात करें तो करंट में इस समय आपका ये न्यू दिल्ली में है, ये मैंने आपको बताया था। और अगर कोई आपसे पूछता ICAR क्या है, तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये ICAR का फुल फॉर्म है। तो ये मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। इसी के साथ 8 प्रकार की जो मृदा हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो एक केवल आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने आपका एक क्षेत्र, ये जो आपका पर्वतीय मृदा है, ये क्षेत्र, ये और ये, मतलब जितना भी ये ब्लू से मेंशन है ये पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था वो क्षेत्र आपका कुछ इस प्रकार से था, वो ये वाला क्षेत्र था। यहाँ तक ये आपका था मरुस्थलीय मृदा। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी थी? सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो थी पर्वतीय मृदा, और दूसरा आपकी थी मरुस्थलीय। दो मृदा के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मिट्टियों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी मिट्टियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये चीज हमें पढ़नी है। इसके अलावा ये कुछ भाग यहाँ पे, ये क्षेत्र, इसको ये मत समझिएगा कि ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, तो वो नहीं है। अगर हम बात करें तो ये आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है जलोढ़ मिट्टी की। देखिए अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो आपको पता होगा ये मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मिट्टी के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए मिट्टी की 3 कंडीशन हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मिट्टी, मतलब मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ऐसे मिट्टी किस क्षेत्रों में इसका विस्तार है, वो इसमें किस चीज़ की कमी होती है, इस मिट्टी में कौन सी ऐसी, मतलब जो आपकी रासायनिक उर्वरा है उसकी जो कमी होती है, जैसे पोटेशियम है या नाइट्रोजन है, किस तत्व की इसमें कमी होती है वो हमें पढ़ना है। और इसमें जो प्रमुख रूप से फसलें उगाई जाती हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है। लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ आपसे मिस हुई थी कि मिट्टी बनने की, मैंने मिट्टी बनने का तो बताया था कि जब हम सॉइल से जो है, सॉइल कैसे बनती है आपकी, जब मैंने सेल से आपकी मिट्टी बनने की चीज़ बताई थी तो वो मैंने आपको बताया था। लेकिन मिट्टी बनने की 3 कंडीशन भी होती हैं। अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो उसके लिए आपकी 3 शर्तें होती हैं। देखिए 3 शर्तें होती हैं। अगर हम बात करें जैसे जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो शर्तों की अगर हम बात करें तो इन 3 शर्तों में सबसे पहला क्या है? सबसे पहले तो मूल पदार्थ होना चाहिए, और दूसरा आपका जलवायु, थर्ड आपका समय। अब देखिए मूल पदार्थ अगर कोई हमसे पूछता है क्या है, तो कल मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है? सेल से। सेल के लिए जलवायु निर्भर होनी चाहिए। जैसे बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे परमानेंट आपकी हर समय वर्षा होती रहती है, जैसे मेघालय का मासिनराम शहर है, चेरापूंजी शहर है, उस जगह पे परमानेंट बारिश होती रहती है, लगभग हर 20वें मिनट में वहाँ बारिश होती है।
तो और इसके अलावा समय की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन, मतलब सैल से मिट्टी बनने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। तो ये 3 शर्तें थी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो देखिए ये मध्य भारत में पाई जाती है, और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के लगभग कितने, लगभग 43% भाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरी तरीके से प्रमाणित आंकड़े हैं। अगर आपको कोई बोलता है, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि आपकी 22% पाई जाती है, 34% पाई जाती है, 37% पाई जाती है, लेकिन अगर कोई बात करता है तो ये अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे पाई जाती है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करता है तो पूरे भारत के 43% भाग पे आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मध्य भारत में जो इसका विस्तार अगर बात करते हैं तो मध्य भारत में अगर कोई हमसे पूछता है, किसी एक जगह पर्टिकुलर भाग पे बात करता है, तो वो 34 से 37% पाई जाती है। लेकिन पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 43% पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें, आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में लगभग 43% भाग पे ये पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये उपजाऊ भी होती है। क्यों उपजाऊ होती है कि जब आपको याद होगा कि इस मध्य भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके चारों ओर नदियां भी बहुत हैं। जबकि आपके उत्तराखंड से जैसे आपकी जो है गंगा नदी आती है, तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश या मध्य की यहाँ की बात करें तो यहाँ देखिए आपका उत्तर प्रदेश, उसके अलावा अगर यहाँ मध्य की बात करें तो दिल्ली के पास जो यमुना की तलहटी का मैदान है, जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है तो यमुना जो है, और उसके अलावा अगर हम इस तरफ बात करते हैं एमपी के पास बात करते हैं तो यहाँ पे आपके अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, जो है अमरकंटक है। उसके अलावा आपके सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, विंध्याचल, जहाँ केन बेतवा नदी मैंने आपको बताई थी, बेतवा नदी के बारे में बताया था। तो ये सारी नदी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ नर्मदा नदी भी है। तो ये सारी चीजें थी। तो आपको पता होगा जब जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको खादर मिट्टी, और दूसरी अगर हम बात करें खादर और बांगर। देखिए ये कंडीशन हम लोगों को पढ़नी है कि देखिए 2 मिट्टियां होती हैं, एक तो आपकी खादर मिट्टी होती है और एक तो आपकी बांगर मिट्टी होती है। अगर हम लोग खादर मिट्टी की बात करते हैं तो खादर मिट्टी जो होती है वो यहाँ जैसे जो नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा करके लाया जाता है, तो इन अवसादों के किनारे, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये प्रॉपर नदी आपकी बह रही है, और इन नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा करके लाए जाते हैं वो किनारे पे जमा होते जाते हैं। तो आपने देखा होगा हमेशा नदी के किनारे जो ये होते हैं, ये क्षेत्र जो होता है ये हमेशा हरा भरा होता है। तो ये जो नई खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो हमारी खादर मिट्टी होती है। जबकि जो पुरानी मिट्टी होती है, इस जब देखिए ये नई है, नदी तो अगर आपकी प्रॉपर ये बहती रहती है, ये धीरे धीरे इसके ऊपर अवसाद जमा करती रहती है। तो जो अवसाद जो नई जलोढ़ होती है वो ऊपर की ओर होती है, जबकि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नीचे की ओर होती है। तो पुरानी जलोढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पुरानी जलोढ़ है आपकी, तो पुरानी जलोढ़ आपकी बांगर मिट्टी होती है, जबकि नई जलोढ़ जो होती है वो आपकी खादर मिट्टी होती है। ये क्या होती है? पुरानी जलोढ़, जबकि ये आपकी नई जलोढ़ होती है। तो अब इसमें हमसे अगर कोई पूछता है कि इन दोनों में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी जो आपकी है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। खादर और बांगर आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई हमसे खादर की बात करता है तो देखिए खादर मिट्टी क्या होती है, जो नदियां अपने साथ अवसाद बहा करके लाती हैं वो एक किनारे पर धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं। जो नवीनतम होते हैं, नवीनतम जो होते हैं, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो खाद के रूप में बहा करके लाती है, इसीलिए नदी के किनारे हमेशा सर्वाधिक हरे भरे, अगर आपको सबसे ज्यादा हरा भरा दिखता है तो नदी का किनारा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे खादर मिट्टी पाई जाती है, जबकि उससे नीचे की ओर थोड़ा बढ़े तो वहां पे बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। अगर हम विस्तार की बात करें, सबसे पहले विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विस्तार इसका कहां है। सबसे पहले तो ऊपर जब हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले इसका विस्तार कहां है? सबसे पहले तो पंजाब,
उसके बाद यहां से जब आप यहां बढ़े तो ये देखिए ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका असम। उसके अलावा यहां से बात करें तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये है आपका गुजरात। उसके अलावा गुजरात के बाद आपका एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, उसके अलावा ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर आपका क्या है, वो है आपका यूपी। तो ये पाया जाता है, मतलब इतनी जगह पे ये आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताया कि पूरे भारत देश के 43% भाग पे लगभग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपकी जलोढ़ का हिस्सा है, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी है। तो ये पूरे भारत के जो है 43% भाग पे पाई जाती है। और इसमें खादर और बांगर दो प्रकार की मिट्टी होती है। जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जबकि खादर मिट्टी होती है उसे हम नई जलोढ़ को कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी जो खादर होती है आपकी, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसका विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार सबसे पहले ऊपर पंजाब में है आपका। पंजाब के बाद अगर हम देखें तो असम, गुजरात, असम देखिए ये है आपका। उसके अलावा ये गुजरात का कुछ क्षेत्र आता है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, और ये भाग आपका उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें अगर फसलों की हम बात करें, फसल अगर हमसे कोई बात करता है तो देखिए इसमें फसल क्या पाई जाती है, देखिए ये तो कॉमन फसल है, गेहूं, दलहन और तिलहन। अगर हमसे कोई पूछता है इस भाग में, आपको पता है पंजाब में भी गेहूं होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गेहूं होता है। अब इसके अलावा देखिए दो फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखिए ये तो कॉमन चीज है, ये सबको पता है, लेकिन दो फसलें बहुत कॉमन होती हैं। एक दो फसलें सबसे अलग हैं, एक तो आपकी गन्ना, और उसके अलावा अगर हम बात करें ये असम का जो क्षेत्र है, असम के क्षेत्र में सर्वाधिक जूट होता है। तो इसी मिट्टी में आपके जूट की भी खेती होती है। तो ये याद रखिएगा कि आपके जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में ही जो असम क्षेत्र है, ये जूट की जो खेती होती है ये आपके असम में होती है। और गन्ने की अगर हम बात करें तो यूपी सर्वाधिक खेती होती है, जबकि गेहूं, दलहन और तिलहन ये पंजाब वगैरह में भी होती है। गुजरात का कुछ क्षेत्र यहाँ पे है। इसके अलावा जो आपका पंजाब है, एमपी के बीच में यहाँ पे कुछ क्षेत्र, मध्य क्षेत्र जो आता है, क्योंकि ये मध्य भारत में ज्यादातर पाई जाती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो इसलिए। लेकिन जो आपके असम में पाई जाती है, असम क्षेत्र में जो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसमें आपकी जूट की खेती की जाती है। अब अगर इसमें कमी की बात करते हैं तो इसमें कौन से तत्वों की कमी होती है, तो केवल दो तत्वों की कमी होती है। कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन और इसके अलावा पोटास। इन दो तत्वों की कमी होती है। अगर हमसे कोई पूछता है तो इन दो तत्वों की कमी होती है। ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपनी क्वेरीज हम जिस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, आप उस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म की जानकारी आपको लास्ट के वीडियो में फिर से एक बार दी गई है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करिए। ये आपके जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड है। अब हम लोग जो बात करेंगे इसके बाद, अब हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी की। ये क्षेत्र जो आपका है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो काली मिट्टी की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे आपका कौन सा है, ये आपकी फोर्थ मिट्टी है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो कौन सी है, अब इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपके काली मिट्टी पाई जाती है। तो अब देखिए हमें पढ़ना है, अगर हम डिस्कस करते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, काली मिट्टी, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मृदा की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो हम लोग जो पढ़ेंगे इसका विस्तार पढ़ेंगे, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। लेकिन उससे पहले एक चीज कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। काली मिट्टी की अगर हम बात करें, देखिए ये सारी कॉमन है, लेकिन काली मिट्टी और जो आपकी लाल मिट्टी पाई जाएगी ये थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो इसके निर्माण में भी विशेष चीजें हैं। काली मिट्टी की अगर हम बात करें निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बताना चाहूंगा कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकला था
उस लावा के जमने से जब लावा जम गया तो वो सारी चट्टानों के रूप में एक उसने रूप लिया कि जब ये जैसे आपका ये मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी था और इसमें जब विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से लावा निकलता है और ये जब लावा ये चारों तरफ से यहाँ फैल गया, फैलते हुए यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया। यहाँ पे जब ये इकट्ठा हो गया तो जब ये चट्टानों के रूप में हो गया, तो जब चट्टानों के रूप में निर्मित हुआ तो इसके बाद इसका अपक्षयन हुआ। जब अपक्षयन हुआ, बेसाल्ट चट्टानें जो यहाँ पे निर्मित हुई थी, इन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मतलब ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावा के जमने के कारण जो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, उनके अपक्षयन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये थी आपकी काली मिट्टी। अब इसके बाद अगर हम पूछते हैं, हमसे कोई पूछता है इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार कहां से कहां तक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के अलावा यहां बात करते हैं तो आपका गुजरात, इसके अलावा इस क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका राजस्थान, जहां जहां देखो ये पाई जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्षेत्र आपका कौन सा है, एमपी। एमपी के अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के बाद ये क्षेत्र कौन सा है आपका, ये क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए ये क्षेत्र तेलंगाना भी है तो तेलंगाना का टीएन। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हमसे कोई पूछता है काली मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक है तो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक, गोवा के कुछ भागों में अगर हम बात करें तो केवल गोवा के कुछ मात्र भागों में इसका विस्तार है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा गोवा की बात नहीं करते हैं। देखिए महाराष्ट्र, गोवा, सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात, ये गुजरात है जबकि गोवा आपका नीचे है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात, फिर आपका राजस्थान। राजस्थान का ये क्षेत्र जो है, क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जलोढ़ मिट्टी बनाई है इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब इसके अलावा राजस्थान के बाद एमपी, ये क्षेत्र आपका एमपी है। एमपी के बाद छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र, ये देखिए मैंने बनाया है। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, टीएन की बात करें अगर, ये क्षेत्र आपका तेलंगाना है। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु। देखिए टीएन और तेलंगाना, ये आपका टीएन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये टीएल होता है। तेलंगाना की अगर हम बात करें टीएल, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो ये है आपका तमिलनाडु। तो ये चीज होती है, कभी कभी जब डाउट्स होते हैं हम लोगों के मन में तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसका विस्तार हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें प्रमुख रूप से कौन सी फसलें पाई जाती हैं अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो फसलें पाई जाती हैं, अगर हम फसल की बात करते हैं तो फसल की जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी अगर हम फसल की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा कोई अगर हमसे विस्तार पूछता है तो सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। कहां है आपके, महाराष्ट्र में है। कितना है, लगभग 45%। मतलब जितनी भी पूरे भारत देश में काली मिट्टी पाई जाती है उसका 45% जो आपका केवल विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार, वो महाराष्ट्र में है। और एक चीज याद रखिएगा, काली मिट्टी में ही आपकी दो फसलों की खेती की जाती है। कौन सी, अगर हम फसल की बात करें तो फसल कौन कौन सी होती है, एक तो आपका सबसे ज्यादा कपास, कपास के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका सूरजमुखी, और आपको पता होगा कपास और ये तंबाकू, ये मैंने यहां पे लिख दिया। आप देखिए यहां से कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि जो कपास है, अगर कोई हमसे पूछता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे अच्छी और सबसे बेहतर कपास की फसल होती है इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को ही हम लोग कपास की मिट्टी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सूरजमुखी और तंबाकू की खेती के लिए भी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त जो है मृदा होती है। तो इसमें इसलिए जो है ये तीन फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका कपास है, एक आपका सूरजमुखी है, इसके अलावा अगर हम बात करें तंबाकू। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ जो काली मिट्टी है, अब काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी में एक तत्व पाया जाता है,
तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व कौन सा है? देखिए टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, ये काली मिट्टी में एक तत्व पाया जाता है। इस तत्व के कारण ही इसका जो रंग काला होता है, अगर काले रंग की हम बात करते हैं, इसका जो काला रंग होता है वो कौन सा तत्व के कारण होता है? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एक तत्व इस मिट्टी में पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग काला होता है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए फसल मैंने आपको बताया कि कपास, सूरजमुखी और तंबाकू। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में नागपुर एक क्षेत्र आता है। नागपुर एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आपका संतरा पाया जाता है। तो कभी कभी यहाँ पे ये भी दे दिया जाता है कि खट्टे फल के लिए, तो खट्टे फल में केवल आपका संतरा है जो आपके नागपुर में पाया जाता है। लेकिन खेती की अगर कोई हमसे फसल पूछता है तो फसल में कपास, सूरजमुखी और तंबाकू आता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो बात करेंगे इसमें कमी, अगर कमी की बात करें तो इसमें कौन से तत्वों की कमी होती है? तो इसके अगर हम बात करें तो एक तो आपका पोटेशियम और नाइट्रोजन, इन दो तत्वों की इसमें कमी होती है। इन दो तत्वों की कमी के कारण इसमें इसकी कमी होती है और पोटेशियम को ही पोटाश बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें एक तत्व होता है टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो काली मिट्टी है इसमें काला रंग जो होता है ये क्यों होता है? तो इसी तत्व के कारण होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोटेशियम और नाइट्रोजन, इन दो चीजों की कमी होती है। और इसके अलावा ह्यूमस, इनकी कमी होती है। तो ये आपके काली मिट्टी से रिलेटेड है। अब हम लोग जो नेक्स्ट मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं वो मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी को समझने के लिए थोड़ा सा इस मैप को रफ करना होगा। अब इसमें आसानी से समझ में आएगा। अगर देखिए हम लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? अगर हम बात करें ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था जब आपको सौर विकिरण चैप्टर पढ़ाया हुआ था, ब्रह्मांड में आपको पढ़ा रहा था, और उस सौर विकिरण के साथ जब मैंने आपको सौर मंडल पढ़ाया हुआ था तो सौर मंडल में मैंने आपको मंगल ग्रह के बारे में बताया था कि मंगल ग्रह का रंग जो लाल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और उसी प्रकार से अगर इस मिट्टी की हम बात करते हैं तो इस मिट्टी में भी सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी की बात करेंगे कि इसका रंग लाल क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाल मिट्टी, ये आपकी फिफ्थ है लाल मिट्टी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीली मिट्टी। मतलब लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कोई अलग नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा लाल मिट्टी और पीली मिट्टी एक ही है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है इसका रंग लाल होता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैंने अभी आपको बताया था कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो आपकी काली मिट्टी है उसका रंग काला हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी की बात करें, तो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी है जो, ये आपकी इसमें सबसे ज्यादा आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण, जैसे ये देखिए ये चीज लिखा हुआ है, तो इसमें ये देखिए ये लाल मिट्टी है और इसी का क्या है कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके विस्तार की, तो अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसके अलावा अगर हम बात करें एमपी, एमपी के बाद अगर हम बात करते हैं तो एमपी के बाद अगर हम नीचे देखिए ये जब बात करते हैं तो यहां पे भी पाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आता है आपके पूर्वी घाट के कुछ तटवर्ती इसमें कुछ भाग आता है, तो इसलिए ये कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर हम फसल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आयरन ऑक्साइड की कमी होती है, सॉरी आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, तो आयरन ऑक्साइड की जब इस क्षेत्र में अधिकता हो जाती है तो आपको पता होगा कि इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है। क्यों? इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि जब ये क्षेत्र आपका ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ आपको मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ आपकी सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको दिखाया भी था उस समय में, जब आपको ये जो है सतपुड़ा माउंटेन रेंज पढ़ा रहा था, तो उस समय मैं एमपी में भी था, तो मैंने आपको लाइव वहाँ से लोकेशन दिखाई हुई थी कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज किस लोकेशन में अब जो है फैली हुई है, उसका विस्तार कैसे है। तो अगर इसकी बात करें तो जब पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है, कोई भी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो इसके उच्च भाग में अलग खेती की जाती है, जबकि निम्न भाग में अलग खेती की जाती है। तो अगर उच्च भाग की हम बात करते हैं, जैसे उच्च भाग की अगर हम बात करें, उच्च भाग की अगर हम बात करते हैं, तो उच्च भाग में क्योंकि मूंगफली, बाजरा और आलू, ये क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इन फसलों के लिए पानी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर मूंगफली, बाजरा या आलू इनके खेत में अगर जो पानी भर जाता है तो ये फसलें सड़ जाती हैं, इसलिए ये उच्च भाग में जो है इसकी खेती की जाती है। जबकि निम्न भाग की अगर हम बात करें, निम्न भाग की अगर हम बात करते तो निम्न भाग में जिस फसलों के लिए पानी सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, चावल, तंबाकू और रागी, ये आपकी जो तीन फसलें हैं ये आपके निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो है चावल, रागी और तंबाकू। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्च भाग की, तो उच्च भाग में आपका मूंगफली, बाजरा और आलू, ये तीन फसलें पाई जाती हैं यहाँ पे। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब इसमें कमी की बात करते हैं। अगर हम कमी की प्रॉपर बात करें तो जो कमी इसमें पाई जाती है, तो कमी देखिए तीन चीजों की पाई जाती है। सबसे पहले तो आपके एक चूना की, एक आपके पोटाश, फास्फोरस, इन तीन चीजों की कमी पाई जाती है। और अगर इसके अलावा बात करें तो N2 मतलब नाइट्रोजन, ये चार चीजों की इसमें कमी पाई जाती है। तो जो लाल मिट्टी है इसमें अगर कमी की बात करें, चूना, पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है, ये वो जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है, इसलिए जो है इसको बहुत विशेष से पढ़िएगा। अब इसके बाद देखिए 5 मिट्टी हो गई। एक चीज और कि इस मिट्टी को ही पीली मिट्टी क्यों कहा जाता है। अगर इस मिट्टी की हम बात करें तो इस मिट्टी को जब हम जल में डालते हैं, अगर इसके कुछ तत्व की, जैसे ये जल है आपका, अगर इस भाग की बात करें तो इसमें जब कुछ मिट्टी डालते हैं तो इसके ऊपर की परत लाल हो जाती है, जबकि जो नॉर्मल मृदा है वो आपके येलो कलर की मिट्टी होकर के वो नीचे बैठ जाती है।
तो इसलिए इसी मिट्टी को हम लोग लाल मिट्टी या पीली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये चीज है आपकी पीली मिट्टी होने का रीजन कि जब ये जल में डाली जाती है और जल से क्रिया कर जाती है तो जो इसका लाल रंग है वो इसकी सतह पर आ जाता है, जबकि जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो येलो कलर की नीचे बैठ जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग पीली मिट्टी कहते हैं। दो मिट्टी आपकी प्रमुख रूप से बची हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी लेटराइट, देखिए लेटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो कुछ भाग ये है आपका, इसके अलावा ये भाग, ये पूरा है। अब देखिए अगर लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी दो क्वालिटी है। एक तो देखिए अगर लेटेराइट मिट्टी की हम बात करें तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। लेटेराइट मिट्टी की सबसे स्पेशल क्वालिटी क्या है? लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो देखिए लेटेराइट मृदा क्या है कि जब ये इसमें पानी डाला जाता है तो अधिक पानी डालने के कारण, सोखने के कारण ये अत्यधिक सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बहुत अधिक मुलायम हो जाती है, सॉफ्टनेस इसमें बहुत हो जाती है। इसके अलावा जब ये सूखती है तो सूखने के कारण ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। और सख्त की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो ब्रिक होती है, अगर ईंट की हम बात करें, जैसे ईंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर ईंट की बात करते हैं, ये आपके जो भट्टे से ईंट बनती है उसमें जैसे यहाँ मान के चलिए यहाँ कोई मार्का लगा हुआ होता है किस भट्टे का ईंट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ईंट आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो ईंट जो होती है जब सूखने पे ये इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है, बिल्कुल एक ईंट की बात ही हो जाती है, तो इसे ईंट की मृदा भी कहते हैं। इसका जो उपनाम है वो ईंट की मृदा है। ईंट की मृदा। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें तो देखिए ये मालाबार तट है आपका, ये कच्छ का रण का कुछ क्षेत्र, तो और इसके अलावा सह्याद्री क्षेत्र, और आपका मेघालय में गारो खासी जयंती की पहाड़ी के पास, और असम में ब्रह्मपुत्र के पास। तो ये विस्तार है, कहां पाई जाती है? विस्तार सबसे पहले कहां है? मालाबार तट, सह्याद्री, इसके अलावा कच्छ का रण, मेघालय की पहाड़ी, और ये क्षेत्र आपका ब्रह्मपुत्र, असम। इन क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। अब अगर हम बात करते हैं, ये आपका असम है, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब देखिए इसकी बात करें तो मालाबार तट, सह्याद्री, इसके अलावा कच्छ का रण, इसके अलावा मेघालय गारो खासी जयंती की पहाड़ी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गारो खासी जयंती की पहाड़ी के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आती है असम में, तो यहाँ पे भी इसका विस्तार है। तो ये चीज आपकी जो है ये आपका लेटेराइट मिट्टी ही है। अब इसकी बात करें कि इसमें जो है बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति नहीं होती इस मिट्टी में, तो अगर इस मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, अगर हम अच्छे रसायन का प्रयोग करते हैं, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तब ये खेती के लिए, मतलब इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे ये तटीय राज्य होते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा खेती नहीं हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जब इसमें बहुत अच्छे उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इन क्षेत्रों में जब उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हीं क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो काजू, इलायची और रागी, इन तीन की फसलों की पैदावार हो सकती है। ये भी तब जब आप अच्छे उच्च क्वालिटी के कृत्रिम रसायनों का प्रयोग करेंगे, तो इन क्षेत्रों में मृदा का जो प्रयोग करेंगे
तो अब इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी काजू, इलायची और रागी, इन फसलों का उत्पादन हो सकता है। तो ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें जो कमी होती है, कमी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया किसकी, पोटाश, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, फास्फोरस के अलावा चूना। ये है, ये प्रमुख रूप से हमें जो मिट्टियां पढ़नी थी उसमें आपकी जो प्रमुख मिट्टी पढ़नी थी वो यहां से समाप्त होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी एक मिट्टी, दो मिट्टी बच रही है, एक तो आपकी क्षारीय मिट्टी, एक आपकी दलदली मिट्टी। तो दलदली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो एक तो सबसे पहले विस्तार की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, अगर विस्तार की हम बात करें तो जो दलदली मिट्टी है वो आपका क्षेत्र ये है, इसका जो विस्तार है, दलदली मिट्टी का जो क्षेत्र का विस्तार है वो आपके पश्चिम बंगाल का तट, कच्छ का रण और कुछ क्षेत्र आपका ये, तो यहाँ पे आपकी दलदली मिट्टी का विस्तार है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दलदली मिट्टी में अत्यधिक दलदल, मतलब क्योंकि यहाँ पे जब दलदल हो जाता है, धीरे धीरे पानी सोखता है, तो इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पे एक दलदल बन जाता है और दलदल के कारण ही इसका जो कलर है वो नीला हो जाता है। जब इसका रंग नीला हो जाता है और इसमें सभी प्रकार, अगर ये बात करें तो ये फसल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की, क्योंकि इसमें ना ही पोटेशियम होता है, ना जिंक होता है, ना सल्फर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ना ही आपकी जो है जिंक होती है, तो ये सब चीजें इसमें नहीं होती है। तो कृत्रिम रसायनों का प्रयोग करने के बाद भी इसमें उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये दलदल होता है, बहुत अधिक दलदल होता है। अब आपको पता है दलदली क्षेत्रों में अगर खेती की बात की जाए तो केवल आपके चावल की खेती होती है, जिसे हम लोग धान की खेती कहते हैं। तो ये अगर बहुत अच्छे रसायनों का प्रयोग करें तो ये पॉसिबल होता है, लेकिन वो भी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग सूरज को दीपक दिखाने का काम करें, तो वो चीज होती है, ये है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अम्लीय मिट्टी की, ये भी आपका कुछ दलदली क्षेत्र था। अब क्षारीय मिट्टी की बात करते हैं, क्षारीय मिट्टी की अगर हम बात करें तो क्षारीय मिट्टी, मैंने आपको बताया कि क्षारीय मिट्टी की अगर हम बात करें तो क्षारीय मिट्टी जो होती है वो ये क्षेत्र है, जितना भी रेड से है, ब्लू वाला जो था वो आपका दलदली का क्षेत्र था, और ये आपका ये सारा क्षेत्र आपको बताऊंगा कि ये क्षारीय का। अब क्षारीय की अगर हम बात करते हैं, सबसे अंतिम पॉइंट है ये, क्योंकि मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो क्षारीय जो होती है, आपको पता होगा कि अगर कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अगर अपनी फसल को, अपनी खेती को बटाईदार को देते हैं, और जब बटाईदार को ये पता चल जाता है कि हमारे मालिक हमसे खेती वापस लेना चाहते हैं, तो वो क्या करता है कि उस फसल में जो आपकी जो फसल होती है, उस फसल में जब जैसे ही फसल कटती है उसके बाद उस मिट्टी के क्षेत्र को, इस क्षेत्र में आप धीरे धीरे वो नमक डालना चालू कर देता है और इसकी उर्वरा शक्ति को समाप्त करता है। और ये मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब कहीं बंजर क्षेत्र में आप जाइए तो मिट्टी फूली हुई होती है और व्हाइट कलर के एक्सपॉट होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट एक्सपॉट होते हैं, तो जैसा लगता है कि व्हाइट फंगस हो गया है, तो वो फंगस नहीं होता, वो एक मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है और मिट्टी बंजर होने लगती है, तो इसी वजह से उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो और वो मिट्टी कौन सी हो जाती है, वो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। तो ये आज की क्लास है, आज से मिट्टी के टॉपिक हमारा जो है वो समाप्त हो रहा है। आज से मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर मिट्टी के टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और उसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं और मुझे फॉलो करके आप अपनी राय दे सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को जरूर से जरूर बताइएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों का महत्व, चैनल का महत्व मिलेगा और वो चीज़ मुझे समझ में आएगी, क्योंकि जब तक आप लोग अपना राय नहीं देंगे तब तक चीज़ें पढ़ाने में मज़ा नहीं आती है। तो प्लीज़ से प्लीज़ अपनी राय जरूर से जरूर दीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर। तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।